Good morning class. Today second application of electric dipole equatorial line. Electric field due to dipole at equatorial line. जैसा मैंने आपको कहा था कि मोस्टली पार्ट वो अपने खुद के क्वेश्चंस में देता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहा है, तो सबसे पहले मैंने एक डाइपोल बनाया ए बी। सपोज अ डाइपोल ए बी, डाइपोल एक साइड प्लस क्यू चार्ज और एक साइड क्या लिया माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू माइनस क्यू आप किसी भी साइड रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना इस बार वो लाइन जो डाइपोल के लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ली, कोई पॉइंट P ले लिया r डिस्टेंस पे सेंटर। डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हुई लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मैंने प्लस क्यू से ज्वाइन कर दिया, ऐसे माइनस क्यू से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करके जो ट्रायंगल फॉर्म होता है इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये एंगल का थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होता है थीटा। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है आउटसाइड E1। माइनस क्यू कहाँ रखता है डायरेक्शन ऑलवेज अपनी साइड, तो इसका नाम रख दिया मैंने E2। डाइपोल लेंथ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी। अगर ये एंगल थीटा है देन अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग लाइन को क्रॉस करके चला गया। E1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो E1 के दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा होता है वर्टिकल। तो E1 का cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे E1 cos थीटा जाता है, ऐसे वर्टिकल पे E1 sin थीटा। अगर E2 के कंपोनेंट को ब्रेक करने की बात करो तो भाई E2 का cos वाला कंपोनेंट ये बेस, तो इधर कौन सा जाएगा E2 cos थीटा, और नीचे कौन सा कंपोनेंट जाता है E2 sin थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता है। इस तरीके से हमारा डायग्राम का काम तो कंप्लीट हो जाता है। और ये डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक x, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है x। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है आपकी 12, सेंटर से इधर L, और दूसरी साइड की ये भी मैंने मान ली। जैसा मैंने आपको बताया हमेशा तीन बातें लिखते हैं, गिवन, टेक, फाइंड। तो आपको ये तीन बातें ही डिफाइन करनी है। गिवन, आपको क्या गिवन था, सेकंड टेक जो आपने टेक किया, और लास्ट जो आपने फाइंड करना है। गिवन क्या था, हमें डाइपोल मतलब हमें डाइपोल के बारे में लिखना है। टेक हमने क्या किया पॉइंट P के बारे में बताना आपको, कितनी डिस्टेंस पे लिया आपने। फाइंड क्या करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इसके बारे में बताना। तो सिंपल सी लैंग्वेज बनाने का तरीका, सबसे पहले डाइपोल के बारे में बोलेंगे। लेट अ डाइपोल AB कंसिस्ट प्लस माइनस Q चार्जेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। इसका काम खत्म। इसके बाद पॉइंट P के बारे में, P be a point at distance r from the center। लास्ट जो मैं फाइंड करना, वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब मुझे यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं, एक E1 और एक E2। तो मुझे फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैंने E1 निकाला। एक चार्ज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है प्लस Q। एक चार्ज और एक पॉइंट, एक चार्ज एक पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है KQ/r², KQ/r²। लेकिन r नहीं, यहाँ डिस्टेंस x, तो KQ/r² क्या हो KQ/x²। प्लस Q की वजह से तो आप बता सकते हैं भाई प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बताओ। माइनस Q की वजह से निकालना, माइनस Q वाले का नाम माइनस वाला अपनी तरफ डायरेक्शन रखता है, मतलब E2 निकालना। तो E2, उसके बाद एक चार्ज एक पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना में, एक चार्ज एक पॉइंट, अगेन वही फॉर्मूला KQ/r²। लेकिन r ना होकर x डिस्टेंस है, तो सेम फॉर्मूला KQ/ क्या हुआ x²। E1 और E2 यहां से मुझे दिखाई दिया, E2 इक्वल टू क्या हो गया है E1, दोनों बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप कंपोनेंट को देखो, वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन थीटा, इतना पार्ट ऑलरेडी वर्टिकल कंपोनेंट का पहले से इक्वल था। E1 और E2 आपने बराबर दिखा दिए, तो यहां से तो फाइनल हो गया। इसका मतलब E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं कंपोनेंट्स इक्वल हैं एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, दे कैंसल्ड।
तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे दो कंपोनेंट बचे, E1 cos θ और E2 cos θ, दोनों के डायरेक्शन सेम। तो इसका मतलब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E = हो जाएगा E1 cos θ प्लस E1 प्लस E2 cos θ। और ये तो हम प्रूफ कर चुके थे, E1 cos θ बेचारे को टच नहीं किया हमने, और E2 आप फाइंड कर चुके हो, E2 = क्या है E1, यहाँ भी E1 कर देंगे। Then E1 cos θ दो मिलके क्या हो गए हैं 2E1 cos θ। E1 की वैल्यू आपने निकाली, वहां से पुट करो, k/, कितना आया था x², k/x²। cos θ इस ट्रायंगल में आ जाओ, cos θ, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी l/x। 2QL कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, यानी E का फॉर्मूला बन जाता है Kp/x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, PGT से अगर निकालते हैं हम, अलग से ट्रायंगल दिखा देता हूं, ऐसे ट्रायंगल है x, ये डिस्टेंस r, ये l, तो शायद PGT से x की वैल्यू निकालो तो r² l² की पावर 1/2, लेकिन यहाँ x की 3 पावर है तो यहां से डायरेक्टली वैल्यू हो जाती है r² प्लस l² की पावर, वहां से आती है PGT से 1/2, लेकिन x की 3 पावर है इसलिए यहाँ 1/2 ना होके क्या जाएगा 3/2। लेकिन l अगर छोटा हो r से देन l² बहुत छोटा होगा, इसलिए l² को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसे अगर नेगलेक्ट करें देन E का फॉर्मूला बन जाता है Kp/r² की पावर 3/2, 2 से 2 बैलेंस, और फाइनली बचेगा Kp/r3।